गाइस, इस वीडियो में हम हमारी वित्तीय संस्थाएं क्लास 10th जो 4th चैप्टर इकोनॉमिक्स का उसके सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। तो ये बहु वैकल्पिक प्रश्न है जिसको हम लोग आप बोलचाल के लैंग्वेज में ये भी कहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो उसका आंसर हो जाएगा महाजन। फिर इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो ये हो जाएगा व्यावसायिक बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग RBI भी कहते हैं। ठीक है, R73D RBI। ये इसका पेंसिल का रुको एक मिनट, हाँ इतना ठीक है। इसको लोग क्या कहते हैं? RBI भी कहते हैं। चलिए, फिर क्या है कि भारत में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? तो वो है 5। फिर दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो वो भूमि विकास बैंक है। फिर है कि भारत में वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मुंबई को। उसके बाद सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण विषय कब बना? 1919 में। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? तो वो है 196, याद रखिएगा। फिर व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो वो 1969 में हुआ था। ठीक है। फिर रिक्त स्थान की पूर्ति करने में साख अथवा ऋण की आवश्यकता की पूर्ति डैश संस्थाओं द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा वित्तीय। चलो, फिर है कि ग्रामीण क्षेत्र में साहूकार द्वारा प्राप्त ऋण के प्रतिशत मात्रा है। तो वो है 30%। फिर प्रतिशत प्राथमिक कृषि साख सीमित कृषकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है। फिर 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। ठीक है। राष्ट्रीयकरण बैंक का हुआ था 1969 में, और जो RBI है उसकी स्थापना हुई थी 1935 में। वित्तीय संस्थाएं किसी भी देश का डैश माना जाता है, तो वो होता है मेरुदंड, जिसको लोग बैकबोन भी कहते हैं। फिर स्वयं सहायता समूह में लगभग तो 15 से 20 सदस्य होते हैं। SHG में बचत और ऋण संबंधित अधिकार निर्णय डैश लेती है, तो समूह के सदस्य लेते हैं। फिर एक व्यावसायिक बैंक डैश प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करते हैं, तो 4 प्रकार की। भारतीय पूंजी बाजार दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान करती है। लास्ट क्वेश्चन इज कि सूक्ष्म वित्त योजना के द्वारा छोटे या लघु पैमाने पर साख अथवा ऋण की सुविधा उपलब्ध होती है। शायद किसी की बारात जा रही है, सो 1 मिनट हम वीडियो को यहाँ पे रोक ही देते क्या। सो फाइनली वो चली गई बारात। अभी सीजन है क्योंकि शादियों का, तो ये सब होते रहता है। चलिए, वित्तीय संस्थान से आप क्या समझते? स लिखा गया, से होगा। तो वित्तीय संस्थान मौद्रिक क्षेत्र के देश अथवा राज्य की एक ऐसी संस्थाओं को कहते हैं। हालांकि अभी आपको धीरे धीरे आवाज़ आ रही होगी, बट इग्नोर इट। जो लोग की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु शाख एवं मुद्रा संबंधी कार्यों का संपादन करती है। ये संस्थाएं समाज के आर्थिक विकास के लिए उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन शाख अथवा ऋण की सुविधा प्रदान करती है। ठीक है। वित्तीय संस्थान का बेसिकली काम होता है कि वो आपको पैसे देने का काम करती है। जैसे हम लोन लेते हैं ना, वही बात कह रही है। ठीक है, लोन ही हो गया एक तरीके का लोन ही है, बट हिंदी में लिखा है। मध्यकालीन यानी जो थोड़े लंबे टाइम का होता है, अल्पकालीन जो बहुत थोड़े दिन का होता है, दीर्घकालीन जो लंबे टाइम के लिए हम ऋण लेते हैं, जैसे घर बनाने के लिए, कोई स्कूटर के लिए, मतलब कोई भी गाड़ी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए लोन आता है। ठीक है। यहाँ तक कि आप अगर बाहर घूमना चाहते हो तो उसके लिए भी लोन आता है। फिर राज्य के वित्तीय संस्थान को कितने भागों में बांटा गया है? वित्त का जैसे ही हम बात करते हैं यानी पैसे की बात कर रहे हैं, ये ध्यान में रखना। तो देखो कि राज्य के वित्तीय संस्थान को 2 भागों में बांटते हैं। पहला संस्थागत वित्तीय संस्थाएं और दूसरा है गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं। संस्थागत क्या हो गया? जिसको अथॉरिटी प्राप्त है। ठीक है। जैसे क्या हो गया कि वित्तीय संस्थाएं के अंतर्गत सरकारी सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी समितियां, भूमि विकास बैंक, व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड आदि ये सब आते हैं। और गैर संस्थागत क्या हो गया? जैसे महाजन हो गया, ये सब। एक मिनट। तो ये सब क्या हो जाता है कि वो गैर संस्थागत होता है। जब आप डायरेक्ट कोई बैंक से लोन लेके नहीं, होता है ना, किसी से भी पड़ोसी से लोन ले लिया, या फिर आपकी कोई ऐसे जान पहचान के पास ज़्यादा पैसे, तो आप कहते हो ना, हाँ भाई मुझे अभी 5 लाख दे दो, मैं इतने लंबे टाइम के बाद आपको वो चुका दूंगा। फिर आप ले लेते हो। तो वो क्या है? कोई संस्था थोड़ी है आपका। अगर वो जान पहचान का है या कोई महाजन है जिससे आप कर्ज ले रहे हो, तो वो कोई मतलब क्या है कि अधिकार प्राप्त कोई संस्था नहीं है, वो एक गैर सरकारी में आ जाएगा। ठीक है, गैर सरकारी में। और अगर आप किसी मतलब
उसको क्या कहते हैं, किसी संस्थान से लेते हो, बैंक से लेते हो, तो वो क्या है कि वो संस्थागत हो जाएगी। ठीक है। फिर किसान को साख अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों होती है, ये देखो सोचने वाली बात है। किसान, क्योंकि ये एक ऐसा काम है ना जहाँ पे आपको पहले इन्वेस्ट करना होता है, बाद में प्रॉफिट आता हो। ऐसा थोड़ी होता है आज पेड़ लगाया कल उसमें से फल बाहर आ जाएगा, नहीं, उसमें टाइम लगेगा। तो इसमें क्या होता है इन्वेस्ट, और ऊपर से क्या होता है बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, बारिश हो सकती है। ठीक है। सूखा, खासकर बिहार में देख लो, कभी बाढ़ कभी सूखा, तो ये सब परेशानी हो गई थी, बहुत सारी दिक्कतें आती है। बीच में मान लो उसी सीजन चल रहा है, उस पर आपका तबीयत खराब हो गया, वहाँ पे भी दिक्कत हो जाएगी। अच्छे मतलब क्वालिटी का आपको पेड़ पौधे बीज वगैरह नहीं आप लेकर आ रहे हो तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए क्या होता है उनको ऋण की आवश्यकता पड़ती, क्योंकि अधिकांश के साथ छोटे और सीमांत श्रेणी के होते हैं। सही बात है, छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि जिनके पास ज़्यादा पैसा होगा, अब ऐसी लोगों की मेंटालिटी कि अगर पैसा ज़्यादा हो गया तो वो खेती करना ही नहीं चाहेंगे, हालांकि ये बहुत गलत है। आप देखो कोई भी देश दो ही वजह से चलता है, पहला किसान से और दूसरा सैनिक से। ठीक है। किसान और जवान दो ही देश को चलाते हैं। तो अब लेकिन लोग क्या करते हैं, खेती करना नहीं चाहते हैं, तो ये क्या है कि दिक्कतें हो जाती है। जिनके पास आय की कमी होती है अथवा वे अपना बचत नहीं के बराबर कर पाते, तो परिणाम स्वरूप क्या होता है कि उनको ऋण लेने की आवश्यकता पड़ जाती है, जो कि वित्तीय संस्थाएं साख अथवा ऋण की आवश्यकता वो वहाँ पे वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। फिर व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करते हैं। अब देखो जो व्यावसायिक बैंक होता है वो जो जमा राशि है वो कितने प्रकार की जमा राशियों को निकालता है, वो हमें बताना है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि व्यावसायिक बैंक प्राय 4 प्रकार की राशि को स्वीकार करते हैं। कौन कौन? तो अस्थाई जमा, आप देखो मैक्सिमम लोग जो पैसा बैंक में खर्च करते हैं ना वो 4 टाइप का होता है। पहला अस्थाई जमा, जिसको फिक्स डिपॉजिट कहा जाता है। जैसे आज आप मान लो बैंक में गए 5 लाख रुपए डाल दिया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा कि आने वाले 5 साल 8 साल 10 साल के बाद वो दुगना हो जाता है। फिर मतलब 5 लाख डाले हो ना तो आप उसको 8-10 लाख निकाल सकते हो, बट एक टाइम लगता है, तो उसी को कहते हैं फिक्स डिपॉजिट, स्थायी जमा। फिर होता है चालू खाता, जो कि हम लोग जैसे जो लोग होते हैं नॉर्मल, वो चालू खाता ही रखते, मतलब जब मन करा निकाला, जब मन करा उसमें डाल दिया, तो वही। फिर है संचयी जमा, इस प्रकार के खाते में रुपया जमा करने वाला जब चाहे रुपया जमा कर सकता है, लेकिन रुपया निकालने के लिए क्या है कि वो अधिकार सीमित है और इतना ही पैसा वो निकाल सकता है। उसमें क्या है कि चेक की सुविधा भी प्रदान की जाती है। और लास्ट होता है आवर्ती जमा। ये क्या होती है कि इस प्रकार के खाते में व्यावसायिक बैंक साधारणतः अपने ग्राहकों के 3 माह एवं एक निश्चित रकम जमा के रूप में एक निश्चित अवधि जैसे 60 माह पर 72 माह के लिए ग्रहण करता है। ठीक है। मतलब जितना एक फिक्स टाइम होता है कि 60 महीना के लिए, जैसे एक साल में क्या हो गया 12 महीना, 60 महीना यानी आपका 5 साल ले रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा। एक फिक्स टाइम के लिए वो लेता है और बाद में उसको आपको लौटाता है, तो उसको ही हम लोग क्या कहते हैं कि आवर्ती जमा कहते हैं। क्लियर हो गया। फिर है सहकारिता से आप क्या समझते हैं, तो आप देख लो सहकारिता का अर्थ होता है एक साथ मिलजुल कर कार्य करना, लेकिन अर्थशास्त्र इस शब्द का प्रयोग अधिक व्यापार अर्थ में किया जाता है। सहकारिता वह क्या है कि संगठन है जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक मिलजुल कर समान स्तर पर आर्थिक हितों की वृद्धि करते हैं। इस प्रकार सहकारिता उस आर्थिक व्यवस्था को कहते हैं जिसमें मनुष्य किसी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं। ठीक है। फिर है स्वयं सहायता समूह, बहुत बारी आपने सुना होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप, वो किस तरीके से काम करती है। तो आप देखो स्वयं सहायता समूह जो है वो वास्तव में ग्रामीण माफ़ कीजिएगा, मुझे बार बार रुकना पड़ जा रहा है, एक्चुअली मैं इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। यहाँ पे क्या है कि स्वयं सहायता समूह वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र में 15-20 व्यक्ति, खास करके महिलाओं के लिए ये एक अनौपचारिक समूह होता है जो अपनी बचत एवं बैंकों के लघु ऋण लेकर अपने सदस्यों की पारिवारिक जरूरतों को पूरा करता है और विकास गतिविधियां चलाकर गांव के विकास में, महिला सशक्तिकरण में योगदान करता है। अब क्या है, मान लो मेरे पास पैसा है, ठीक है, मेरा मतलब मैं खुद का बता रही हूँ, मुझे ना
चैरिटी करना बहुत पसंद है। और मैं इन फ्यूचर, आप देखो, मैं अभी भी यूट्यूब से पढ़ा रही हूँ, हालांकि अभी मेरा एक भी पेमेंट नहीं आया, बट यूट्यूब का जो भी पेमेंट आएगा वो मैं अपनी पर्सनल के लिए नहीं, मैं वो मैक्सिमम चैरिटी पे यूज़ करूँगी। तो बहुत सारे लोगों का पर्सनल इंटरेस्ट होता है कि वो क्या करें, चैरिटी पे खर्च करें। तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि एक ग्रुप बनाते हैं और वहाँ पे वो टाइम टाइम से पैसे डोनेट करते, खास करके इसमें महिलाओं को केंद्रित रखा जाता है और उनकी जो आवश्यकताएं, गांव की महिलाएं, आप देखो बहुत सारी दिक्कतें होती है, और एक अगर परिवार में कमा रहा है, वहाँ पे बच्चे ज़्यादा होते हैं तो घर चलाना बहुत मुश्किल होता है। आप देख रहे हो अभी महंगाई कितनी है। तो ऐसे में वो ग्रुप क्या करता है कि उनको हेल्प करता है थोड़े से पैसे देकर, या फिर उनको एक रोज़गार देता है। तो उसे ही हम लोग सहकारिता समूह कहते हैं, सहायता ग्रुप कहते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो वो इस तरीके का कार्य करती है। तो इसमें केंद्र महिलाओं को रखा जाता है, बट ऐसा नहीं होता कि ये महिलाओं तक ही सीमित रहता है। कई बार ऐसा देखा गया कि इस ग्रुप में जो मेंबर्स होते हैं वो दोनों ही हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं और जेंट्स भी हो सकते हैं, बट इसमें ज़्यादातर प्रेफरेंस दिया जाता है महिलाओं को, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ महिलाओं को, ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। फिर भारत में सहकारिता की शुरुआत किस प्रकार हुई थी? सही बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सहकारिता की शुरुआत, आप देखो, पिछली शताब्दी, अब आप बोलोगे शताब्दी क्या होता है, तो 100 साल के टाइप को हम लोग शताब्दी बोलते हैं, ठीक है। तो पिछली शताब्दी यानी पिछले 100 सालों में शुरू हुआ। इसमें निर्धन या कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान और विकास, किसानों की सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सहकारी समितियों की स्थापना पर जोर दिया जाने लगा। अब देखो, जैसे अभी देखो, अगर मैं, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली में आते हैं, मैं आप, तो हम लोग क्या है कि हमारे पास इतना होता है कि अगर हम कुछ अच्छा करना चाहें, मान लो कि अभी हमारी ज़िंदगी अच्छे से चल रही, फिर भी हम चाहते हैं कि हमारा जो घर है वो और अच्छा हो, हमारे पास जो कार है वो और अच्छा, तो हम बैंक से लोन ले लेते हैं और उसको टाइम पे, मतलब ईएमआई पे ले लिया और उसको थोड़े दिन में हम उसको चुका देते हैं। बट जो गरीब किसान हो सकते हैं वो क्या कर सकते हैं कि बैंक से लोन नहीं देते, क्योंकि उनको टाइम टाइम पे वो चुकाने वाला जो काम होता है, हो सकता है कि वो उस वक्त सक्षम नहीं हो, ठीक है, अतिवृष्टि हो जाए, अल्पवृष्टि हो जाए, यानी अधिक बारिश हो जाए, सूखा हो जाए, तो ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो इस तरीके का लोन नहीं लेना चाहते और वो चाहते हैं कि कोई ऐसा इनको लोन दे जो कि उस पर ब्याज भी कम ले। आप इंटरेस्ट आप देखते हो कि जैसे 100 रुपया लेता है और हर महीना उस पर 5 रुपया इंटरेस्ट भी चलता है। तो हम लोग क्या है कि हम लोग दे सकते हैं, बट जो छोटे किसान है उन लोगों के लिए बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो उनकी हमेशा ये चाहत होती है कि उनको जो पैसा दिया जाए कर्ज के रूप में वो टैक्स फ्री हो, मतलब इंटरेस्ट फ्री हो, ठीक है। तो इसके लिए सर्वप्रथम 1904 में एक सहकारिता साख समिति विधान पारित हुआ था, और जिसके अनुसार गांव या नगर के कोई भी व्यक्ति मिलकर सहकारी साख समिति की स्थापना कर सकता है। फिर इसमें सुधार किया गया और इसके क्षेत्र को और बढ़ाकर 1912 में एक और अधिनियम बनाया गया था। फिर सहकारिता समिति की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति सरकारी बैंक के द्वारा की जाती है, ठीक है। सहकारी जो बैंक होते हैं वो, जैसे पैसा इसके पास भी कहाँ से आएगा, कोई भी संस्था के पास पैसा कहाँ से आता है, तो वो उसको सहकारी बैंक देता है। जो हमारे देश में 3 स्तर पर काम करती है, पहला स्तर प्राथमिक सहकारी समितियाँ, दूसरा स्तर केंद्रीय सहकारी समितियाँ, और तीसरा जो है वो राज्य सहकारी बैंक होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखो, अच्छा 7 नंबर ही फिर से लिखा, कोई नहीं, 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखो कि सूक्ष्म वित्त योजना पर को परिभाषित करें। सूक्ष्म मतलब क्या होता है, छोटा। तो छोटा सूक्ष्म वित्त योजना के द्वारा गांव, कस्बा या जिला के गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर ऋण मुहैया कराया जाता है। इसमें छोटे पैमाने पर साख अथवा ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। अब मान लो किसी को 25,000 चाहिए, ठीक है, होता है, ज़रूरतें होती है लोगों की, 25,000 20,000 वो ही उनके लिए काफ़ी होता है। तो अब ऐसे में 25,000 के लिए आप बैंक में चले जाओगे कि स्टेट बैंक 25,000 का लोन दे दे, तो वो आपको डांट कर भेज देगा, मतलब क्योंकि वो बड़े लेवल पे काम करी, वो 25,000 10,000 20,000 का लोन नहीं देगी। तो इसलिए क्या होता है, सूक्ष्म वित्त योजना क्या करती है कि छोटे छोटे लोन अगर हमें लेने हैं तो वो हम वहाँ से ले सकते हैं। मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो गया है। राष्ट्रीय, ये दीर्घ उत्तरीय है, ठीक है। राष्ट्रीय वित्त संस्थान किसे कहते हैं, इसे कितने भागों में बांटा जाता है? तो आप देख लो कि ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो देश के लिए वित्तीय और साख नीतियों का निर्धारण और निर्देशन करती है तथा राष्ट्रीय स्तर पर वित्त प्रबंध के कार्य के संपादन करती है, उन्हें राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। आप देखो, राष्ट्रीय वित्तीय संस्था जो है वो 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला क्या है कि वो है भारतीय मुद्रा बाजार। भारतीय मुद्रा बाजार
ऐसा मौद्रिक बाजार है यहाँ उद्योग एवं व्यवसाय के क्षेत्र के लिए अल्पकालीन और दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्था का प्रबंध किया जाता है। और ये भी दो प्रकार के होते हैं, पहले होते संगठित और दूसरे होते असंगठित। संगठित क्या होता है, जिसमें वाणिज्य बैंक आ जाते हैं, निजी क्षेत्र के बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और विदेशी बैंक। याद रख लो आप एकदम डिटेल में, मैंने बहुत शॉर्ट लिखा है क्योंकि इसको आप अगर एक एक लाइन में लिखते हैं, संगठित मतलब क्या होता है, मिलाकर रखना तो संगठित करना, नहीं मिलाकर रखना तो असंगठित करना। फिर भी मैं आपको यहाँ पर बहुत वर्ड इंपॉर्टेंट लिखवा रही हूँ कि आप बाद में अगर चाहो तो इसमें और ऐड कर सकते हो, ठीक है। फिर है, जबकि असंगठित बैंक में क्या होता है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां शामिल हो जाती है। तो ये पहला टाइप था। अब दूसरा क्या है कि भारतीय पूंजी बाजार, पहला भारतीय मुद्रा बाजार और दूसरा है पूंजी बाजार। तो अब देखिए कि भारतीय पूंजी बाजार जो होता है वो मुख्यतः दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध कराता है। यानी यहाँ पे आप देखो अल्पकालीन दीर्घकालीन दोनों था, बट ये जो पूंजी बाजार है वो सिर्फ दीर्घकालीन ऋण ही प्रदान करता है। और इसके भी कुछ वर्गीकरण है, जैसे प्रतिभूति बाजार, इसके अंतर्गत प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार आता है, ठीक है। फिर औद्योगिक बाजार, फिर विकास वित्त संस्थान और गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां, ठीक है। फिर राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय स्रोत के कार्यों का वर्णन करें। तो आप देखो राज्य स्तरीय संस्थागत जो होते हैं उसके हम लोगों को कार्य का यहाँ पे वर्णन करता है। तो सहकारी बैंक के कार्य, इसके माध्यम से राज्य के किसानों को अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण प्रदान मतलब सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। प्राथमिक सहकारी समितियों में कार्य उत्पादन के कार्य के लिए अल्पकालीन यानी 1 वर्ष के लिए ऋण देती है, परंतु शेष परिस्थितियों में इसकी अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जाती है। मतलब मैक्सिमम मिनिमम ये 1 साल का देती है, मैक्सिमम मतलब। और अगर आप मिनिमम देती है, अगर आप बहुत चाहते हो कि नहीं थोड़ा सा टाइम बढ़ा दे तो ये 3 साल तक जाएगी मैक्सिमम, बट इससे ज़्यादा ये नहीं जाती है, ठीक है। फिर भूमि विकास बैंक के कार्य, राज्य के किसानों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करके उनकी भूमि बंधक बैंक खोला जाना है था, जिसे अब भूमि विकास बैंक कहा जाता है, ठीक है। पहले इसका नाम भूमि बंधक बैंक था, फिर इसका नाम चेंज करके भूमि विकास बैंक कर दिया गया। फिर व्यावसायिक बैंक के कार्य, व्यावसायिक बैंक अधिक मात्रा में किसानों को ऋण प्रदान करती है, यह राज्य में किसानों के साख की सुविधा प्रदान करती है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कार्य, यह राज्य में साख की सुविधा प्रदान करता है, छोटे और सीमांत किसान, कारीगर व अन्य कमजोर वर्ग की जरूरतों को पूरा करने के लिए किसान ऋण प्रदान करता है, ठीक है। आप ये बताओ कि ये क्या है कि ये समानता के लिए करता है, बट यहाँ पे एक टर्म आता है, आप जब पढ़ोगे 10th के स्टूडेंट हो, 2 वर्ड आप देखते होगे, समता और समानता। अगर आप चाहते हो मैं इस पर वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट कर देना, और अगर आपको लगता है कि आपको ये दोनों ही पॉइंट अच्छे से क्लियर है तो आप प्लीज़ कमेंट करना। जिसका कमेंट बहुत अच्छा आएगा मैं नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम लूँगी, ठीक है। और मैं देखना चाहती हूँ कि वाकई में आप 10th में हो, क्योंकि आपकी नॉलेज कितनी है, ठीक है। चलो, तो ये आप लोग का टास्क है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो होता है वो क्या होता है, छोटे, ये तो हो गया नाबार्ड के कार्य। ये क्या करती है, राज्य में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए सहकारी संस्थाओं, व्यावसायिक बैंक तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वित्त की सुविधा प्रदान करता है। ये हमारा लगता है, देखिए अभी 2 क्वेश्चन, अरे 3 क्वेश्चन बाकी है, हाँ चलो कोई नहीं। व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्यों की विवेचना करें। तो आप देखिए व्यावसायिक बैंक के जो होते हैं वो प्रमुख कार्य, जमा राशि को स्वीकार करना होता है, दूसरा है ऋण प्रदान करना। व्यावसायिक बैंक का दूसरा मुख्य कार्य, स्टार्ट तो हुआ था, हाँ, जो है तो उत्पादन के कार्यों के लिए लोगों को ऋण प्रदान करना है। तीसरा है कि एजेंसियों संबंधी कार्य, यानी जो वर्तमान समय में व्यावसायिक बैंक होते हैं उनमें से वो सेवा करते हैं, और इसके अतिरिक्त बैंक, चेक, बिल व ड्राफ्ट के संचालन, ब्याज और लाभांश का संकलन या वितरण, ब्याज, ऋण में किस्त, बीमे, किस्त मतलब ईएमआई जिसको कहते हैं, ये सभी काम करने का वो व्यावसायिक बैंक का ही काम होता है, ठीक है। फिर सहकारिता के मूल तत्व क्या है, राज्य के विकास में भूमिका का वर्णन करें। तो सहकारिता के जो 3 मूलभूत तत्व है, जो उसका दूसरा प्रबंधन व संचालन जो होता है वो क्या होता है कि जनतंत्रात्मक आधार पर होता है। इसके सदस्य के बीच जो होता है वो पूंजी, हैसियत अथवा किसी अन्य आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तीसरा है कि इसके
आर्थिक उद्देश्यों की नैतिक और सामाजिक तत्व भी शामिल होते हैं। यह केवल आर्थिक लाभ के लिए नहीं बल्कि नैतिक और सामाजिक पहलू से भी सदस्यों के हित के लाभ करता है। वही बात है, क्योंकि बहुत लोगों का ये मतलब व्यक्तिगत पसंद होता है कि वो चैरिटी करना चाहते हैं, दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनका समाज क्या हो वो डेवलप करे। तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि वित्तीय मदद करते हैं लोगों की। तो इसका सिर्फ एकमात्र मकसद पैसे कमाना या लाभ कमाना नहीं होता, इसका मदद कहीं ना कहीं जो लोग कल्याण कार्य राज्य की जो आप देखो पॉलिसी होती है, वेलफेयर स्टेट की पॉलिसी या फिर नैतिकता की पॉलिसी जिसको आप कह सकते हो, वो सब उनके अंदर कहीं ना कहीं होती है जो इस बात के लिए उनको प्रोत्साहित करती है। यह केवल आर्थिक ये तो हो गया। फिर है कि जैसे छोटे छोटे काम हो गए, धर्मकुट्टी, अगरबत्ती निर्माण, बीड़ी निर्माण, जूता निर्माण, ईंट निर्माण इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण रोजगार सहकारिता के सहयोग से चलाए जा रहे हैं। देखो क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हमारे यहाँ क्या है कि यूथ कंट्री कहा जाता है भारत को, है ना। हमारी जो जनता है, जनसंख्या है वो बहुत बड़ी है, विश्व में दूसरे स्थान पर आती, बहुत जल्दी हम फर्स्ट पे भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि सभी जनता को रोजगार दिया जाए। और हमारे पास अगर अब बोले कि सभी लोग को सरकारी नौकरी ही दिया जाए तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि उतनी पोस्ट ही नहीं है हमारे यहाँ। तो ऐसे में क्या करते हैं कि छोटे छोटे उद्योगों को अगर हम बढ़ाएंगे जो तभी क्या है देश आत्मनिर्भर बनेगा। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है देश के विकास के लिए। तो ये क्या करती है, छोटे छोटे स्तर पर ऋण प्रदान करती है लोगों को उद्योग लगाने के लिए, या सहकारी बैंक के रोजगार को बढ़ावा ग्रामीण स्तर पर काफ़ी हद तक किया जाता है। जहाँ भी किसी तरह से रोजगार चलाए जा रहे हैं वहाँ की जनता पर अनुकूल आर्थिक प्रभाव देखने को मिल रहा है। सही बात है, फलस्वरूप व्यक्ति की आय धीरे धीरे बढ़ रही है और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठ रहा है ना, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होता है वो इससे बढ़ेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है। फिर स्वयं सहायता समूह में महिलाएं किस प्रकार अपनी अहम भूमिका निभाती है, तो इस पर हमने अभी कुछ देर पहले भी इस पर चर्चा की, फिर एक बार करते हैं। अब देखिए स्वयं सहायता समूह जो होता है वो वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में 15-20 व्यक्तियों का एक अनौपचारिक समूह होता है। मतलब इसको कोई ऐसे नहीं कि मतलब जैसे होता है ना कि हमारे यहाँ सचिवालय के लिए है, हाई कोर्ट के लिए है, संविधान में बड़ी ये सब, बट स्वयं सहायता समूह जो है वो एक जो उसको अथॉरिटी प्राप्त नहीं है, ये गैर अनौपचारिक यानी आप देखो अनौपचारिक समूह होता है जो बचत और बैंकों के लघु ऋण लेकर अपने सदस्यों की पारिवारिक जरूरतों को पूरा करता है। विकास गतिविधियां चलाकर गांव के विकास और महिलाओं सशक्तिकरण को योगदान देता है। महिलाओं द्वारा बचत की गई पूंजी का उचित ब्याज दर पर जमीन छुड़वाने के लिए, घर बनाने के लिए, ठीक है, फिर सिलाई मशीन खरीदने के लिए, देखो छोटे छोटे काम 25,000, 30,000, 12,000, 15,000 ऐसे ये देता है काम। हथकरघा और पशु खरीदने के लिए, बीज, खाद और बांस खरीदने के लिए, ये सब के लिए क्या देता है, ये ऋण देता है। इन ऋणों का जो ब्याज आता है वह स्वयं सहायता समूह की पूंजी का निर्माण हो जाता है। इससे न केवल महिलाओं की आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाती है बल्कि समूह के नियमित बैठक के जरिए लोगों में एक आम मंच मिल जाता है जहाँ वे तरह तरह के सामाजिक जैसे स्वास्थ्य, पोषण और घरेलू हिंसा इत्यादि के आपस में चर्चा कर पाते हैं और इन समस्याओं के निदान करने की कोशिश भी करती है। आप देखो जो शहर की महिलाएं हैं वो तो आप देखो कि जितना मतलब हस्बैंड बाहर जाके कमा रहे हैं, अपने परिवार की लायबिलिटी को समझ रहे हैं, उतना महिलाएं भी कर रही, बट गांव में ऐसा भी नहीं देखा जा रहा। तो ऐसे में क्या होता है कि हम लोग गांव की जो महिलाएं हैं उनको एक मंच मिलता है कि वो वहां जाकर अपनी समस्याओं को बताएं और वो आपस में डिस्कस करें कि हाँ भाई मेरे साथ ऐसी परेशानी है और इससे हमें कैसे छुटकारा मिलेगा। तो ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो रहा है, ठीक है। वो अपनी बातों को कम से कम कह पा रही क्योंकि वो घर तक ही, आंगन तक ही थी और अब उनको एक मौका मिल रहा है कि वो घर से बाहर निकल के अपने लिए स्टैंड ले। तो ये एक अच्छी चीज़ है ना, उनमें कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा ये उनके। आप देखो कि अगर वो छोटा छोटा बिजनेस करे तो वो आत्मनिर्भर भी हो रही है। अगर आप देखोगे सुसाइड का आंकड़ा, तो सबसे ज़्यादा सुसाइड करने वाली महिलाएं जो वही होती है जो हाउसवाइफ होती है, क्योंकि आप देखो वो सबसे ज़्यादा मेहनती भी होती है और उनको कोई भी मतलब जैसे होता है ना कि क्या कहते हैं उसको, मतलब उनकी कोई तारीफ नहीं करता, मतलब वो जितनी मेहनत कर रही है उतना उनको कम से कम बोल कर भी उनको उस तरीके से प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। तो यही कारण है कि सबसे ज़्यादा जो हाउसवाइफ है वो सुसाइड करती है और जो वर्कर वाइफ, आप देखो सबसे कम सुसाइड करने वाली वैसी महिलाएं होती है जो सब्जी बेचती है, क्योंकि वो सुबह ही उठ के चली गई,
मार्केट में और शाम को आती है, फिर खाया पिया आराम से सो के फिर सुबह उठ के चली जाती है। तो उनको तो कुछ दिख ही नहीं रहा, कुछ पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, तो वो टेंशन फ्री रहती है, तनाव फ्री रहती है, तो सुसाइड करने की नौबत ही नहीं आती है। तो ये देखो कि इससे क्या होगा कि ये सारी चीज़ें भी क्या होगी कि एक अच्छे तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्वयं सहायता समूह के जरिए महिलाएं छोटे छोटे स्वरोजगार कर अपनी आमदनी कमाती है, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त हो रही है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। आपको ये चैप्टर कैसा लगा, यानी ये वीडियो, ये बताना, और चैप्टर का वीडियो देख लेना और पढ़ते रहो। बाय बाय, टेक केयर।